नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका जनवाइस के इन कहानियों के सेशन में, जहाँ मैं शैली आप सबके लिए रोज़ बहुत सी दिलचस्प कहानियाँ लेकर के आती हूँ। वो कहानियाँ जो हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ी होती है, हम सबके जिस तरह के हमारे एहसासात हैं, उन सब से जुड़ी होती हैं वो कहानियाँ। उन कहानियों को सुन कर के हम बहुत कुछ फ़ील करते हैं, कहीं न कहीं से अपने आप को जोड़ते हैं उन कहानियों से। और अपने आप को एक कैरेक्टर की तरह, कहानी के पात्र की तरह महसूस करते हैं और कहानियों के साथ दिल लगा बैठते हैं। तो ऐसी ही एक कुछ खूबसूरत कहानियाँ लेकर के मैं आती हूँ हमेशा की तरह। और आज की कहानी जो मेरी जो मेन कहानी है, वो कहानी भी एक ऐसे ही कैरेक्टर के ऊपर है, जो कि उम्र में बड़ा है, जो कि रिटायर हो गया है और रिटायरमेंट के बाद उसकी ज़िंदगी में क्या-क्या परिवर्तन आते हैं, उस पे हम बात करते हैं। लेकिन उसके पहले एज़ अ रिचुअल हम शुरुआत करते हैं एक पौराणिक कहानी से। जैसे कि हम हमेशा ही जब से हमने शुरू किया है, हम एक पौराणिक कहानी से शुरुआत करते हैं, तो आज हम उसी की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूँगी क्या आप सबको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? आप लोग ऐसे थम्स अप दिखा के या कैसे भी? ठीक है एनपी सर, थैंक यू। ओके, कहानी है आज की शनि का महत्व। शनि की कहानी है आज ये। तो होता क्या है एक समय स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न को लेकर देवताओं में वाद विवाद प्रारंभ हो जाता है। और फिर जब वाद विवाद होता है तो जैसा कि हम सब जानते हैं वाद विवाद हमेशा एक युद्ध की स्थिति लेके आ जाता है। तो धीरे धीरे बात बढ़ती जाती है, युद्ध की स्थिति बन जाती है और सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि इन 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। अब देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ जाते हैं और फिर कुछ देर सोचकर बोलते हैं, हे देवगणों, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। पृथ्वी लोक में उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य का राज्य है। हम राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं क्योंकि वह न्याय करने में अत्यंत लोकप्रिय हैं। उनके सिंहासन में अवश्य ही कोई जादू है कि उस पर बैठकर राजा विक्रमादित्य दूध का दूध और पानी का पानी करने का न्याय करते हैं। अब देवराज इंद्र के आदेश पर सभी देवता पृथ्वी लोक में उज्जैन नगरी में पहुंच जाते हैं। देवताओं के आगमन का समाचार सुनकर स्वयं राजा विक्रमादित्य उनका स्वागत करने के लिए आ जाते हैं। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा, वही प्रश्न जो वो इंद्र जी के पास लेके गए थे, तो अब राजा विक्रमादित्य भी परेशान हो गए। उनके कहने का तात्पर्य था कि हर ग्रह का अपना अपना महत्व है, हम कैसे कह दें कि कौन श्रेष्ठतम है। तो फिर वो भी परेशान हो जाते हैं और लेकिन क्योंकि सभी देवता उनके सामने अपनी बात लेके आए थे तो उन्हें कोई ना कोई निर्णय तो देना ही था। तो किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनको डर था कि क्योंकि सारे ही ग्रह एक से बढ़कर एक मजबूत हैं, तो उन्हें डर था कि कहीं किसी को मैंने छोटा कह दिया तो कोई ग्रह मुझ पे कुपित होकर के मुझ पे कोई श्राप ना दे दे या मेरे जीवन में कोई उसका असर ना हो जाए। तो तभी राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझता है और वो क्या करते हैं, उन्होंने विभिन्न धातुओं जैसे कि स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवा कर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। सब देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है, वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक सवार रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया हुआ है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा था।
उनके वंश का भी पूरा सर्वनाश हो गया था और अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। तो नहीं, सॉरी, राम का नहीं कह रहे, रावण को साढ़े साती के साथ, राम को साढ़े साती के कारण वनवास जाना पड़ा था, रावण को साढ़े साती के कारण उनका युद्ध में इतना बुरा हाल हुआ था और उनको युद्ध में ही मृत्यु का शिकार होना पड़ा था और उनके पूरे वंश का भी सर्वनाश हो गया था। तो कहते हैं कि अब तू मेरे प्रकोप से नहीं बच सकता, ऐसा वो गुस्सा होते हैं। तो राजा विक्रमादित्य शनि देवता के प्रकोप से थोड़ा भयभीत हो जाते हैं, लेकिन वो मन में विचार करते हैं कि मेरे भाग्य में जो लिखा होगा ज्यादा से ज्यादा वही तो होगा, फिर मैं क्यों शनि के प्रकोप से भयभीत हो रहा हूँ, मुझे क्या आवश्यकता है। उसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ वहां से चले जाते हैं, लेकिन शनि देव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा होते हैं। अब हम सबको पता है शनि देव थोड़े जल्दी रुष्ट हो जाते हैं, और जैसा कि इन्होंने बोला भी, जब वो रुष्ट हो जाते हैं तो आसानी से मानते नहीं हैं, तो इसीलिए अब वो क्रुद्ध है तो वो मान नहीं रहे हैं। अब राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण कर लिया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी में पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने वहां जाकर घोड़ों को देखा तो वह बहुत खुश हुआ, लेकिन घोड़ों का मूल्य सुनकर उसे बहुत हैरानी हुई। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस आकर इस संबंध में बताया तो राजा ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुआ तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उसे लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग गई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से बाहर निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर पर सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में अकेला छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह उसको डायरेक्टली राजा पे ही हुआ, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और अपने कोल्हू पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहता और राजा को भोजन मिलता रहता। शनि के प्रकोप की साढ़े साती पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के सामने से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया।
राजकुमारी उसकी मेघ मल्हार पर बहुत मोहित हुई थी, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंक राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। राजा को लगा कि उनकी बेटी पागल हो गई है। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजा ने किसी सुंदर राजकुमार से उसका विवाह करने की बात कही, लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन करना भी छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह हो गया तो उसके बाद वो दोनों तेली के घर में रहने लग गए। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना देना। शनिदेव ने कुछ सोचते हुए कहा, राजा, मैं तेरी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी और उसे कोई दुख नहीं होगा। फिर इस तरीके से उन्होंने पूरा व्रत का बताया कि कैसे कैसे आपको व्रत की पूरी विधा बताई, किस तरीके से करना है, विधि बताई। प्रातः काल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को खुशी हुई, क्योंकि उनके हाथ पांव वापस कर दिए गए। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया और राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव को सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कथा कह सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो वो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने वह हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। अब उस जमाने में ये बायगैमी जो होती थी वो वैलिड थी, एक शादियां हो जाती थी, तो दो शादी हो गई। अभी हम बात करेंगे सुषमा जी। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। उस रात उज्जैनी नगरी में दीप जलाकर लोगों ने दिवाली मनाई। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुने। अब राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए और इस तरीके से शनिदेव का व्रत करने और कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी और सब लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। तो ये कहानी तो अब हमें समझ में आई कि शनिदेव की थी, लेकिन कभी मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी हमारे पास ऐसी कोई निर्णायक स्थिति आ जाए जहां पे हमें ये समझ में ना आए, क्योंकि हमें लग रहा है कि सभी बराबर के हैं और हमें खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसी बड़ी बड़ी शक्तियों से पंगे नहीं लेने चाहिए। थोड़ा सा मिडिल पाथ अपनाना चाहिए, थोड़ा सा टैक्टफुली हैंडल करना चाहिए सिचुएशन को। और किसी भी ग्रह से, ग्रह नक्षत्र, जब हमें कोई भी ग्रह नक्षत्र हम पे भारी पड़ता है तो हमारा जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अच्छा है, थोड़ा सा टैक्टफुली करना चाहिए और जहां तक हो सके कोशिश करनी चाहिए कि सबको साथ लेके चलें, किसी को भी नाराज नहीं करें, कुछ ऐसी बात ना करें जिससे कि कोई हमसे नाराज हो जाए, अनटिल और अनलेस उस व्यक्ति ने हमारे साथ कुछ गलत किया हो। तो सबको एक तरह से समान रूप से लेकर के चले तो बढ़िया रहेगा। अच्छा, तो सुषमा जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हम आपको थोड़ी देर के लिए जरूर सुनेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सुषमा जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। अच्छा, हाँ, अब खुल गया। हाँ, हाँ। मैं ये कह रही थी कि जैसे कहानी तो जी बहुत अच्छी लगी, सुनी हुई थी। और
मेरे को फिर बाद में याद आया कि सैटरडे तो आपका पड़ता नहीं है, जी। तो जैसे साप्ताहिक कहानी आती है ना, मंगल बुध ऐसे, उस दिन को हाँ सुनाइए हाँ, तो और ये बात मजा मुझे आएगा, रियलाइज हुई, इसीलिए है मैंने कि नहीं? मंडे को सुनाई थी सोम कथा। हाँ, फिर वही, हाँ, कि शनिवार सोम को कथा, तो नहीं होता। हनुमान जी। जी। हाँ, मुझे भी ओके। चूज करते समय लगा था ये, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि कल नहीं होगा, तो मैंने कहा एक दिन पहले सुना देती हूँ, अच्छा आप, तो रिमाइंडर हो जाएगा। जी। हाँ हाँ, बहुत सुंदर, ओके। ठीक है। तो अब ना हम एक दूसरी कहानी शुरू करेंगे। ये कहानी बहुत सेंसिटिव सी कहानी है, और हम सबने इस तरह की सिचुएशन को कई बार महसूस किया है या अपने आसपास के लोगों में देखा है। ये कहानी है एक वृद्ध पर्सन की, जो कि रिटायर हो गए हैं और अलग रहते थे अपने घर से, परिवार से अलग, और पूरा जीवन उन्होंने परिवार से अलग रह करके काटा। तो अब जब रिटायर हो गए तो वो बहुत खुश थे कि अब वो समय आ गया है जब मैं अपने परिवार के साथ रहूंगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो रियलिटी क्या होती है, इसको हम लोग इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। कहानी का नाम है वापसी, और राइटर है हमारी उषा प्रियंवदा जी। उषा प्रियंवदा जी की एक और कहानी लेकर के मैं पहले भी आई थी। तो कहानी का नाम है वापसी, इसको पढ़ते हैं। कहानी के मुख्य नायक है गजाधर बाबू। तो गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान पर एक नजर दौड़ाई। 2 बक्से, डोलची, बाल्टी, ये सब सामान था। एक डिब्बा देखा उन्होंने, तो उन्होंने कहा, यह डिब्बा कैसा है गणेशी? गणेशी उनका नौकर था। तो गणेशी बिस्तर बांधता हुआ बोला, कुछ गर्व, कुछ दुख, कुछ लज्जा से बोला। घरवाली ने साथ को कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं। कहा, बाबूजी को पसंद थे। अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। घर जाने की खुशी में भी गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया, जैसे एक परिचित, स्नेह, आदरमय, सहज संसार से उनका नाता टूट रहा था। कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा, गणेशी बिस्तर में रस्सी बांधता हुआ बोला। कभी कुछ जरूरत हो तो लिखना गणेशी, इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो। गणेशी ने अंगोछे के छोर से आंखें पोंछी। अब आप लोग सहारा न देंगे तो कौन देगा? आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता। गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे। रेलवे क्वार्टर का वह कमरा जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिताए थे, उनका सामान हट जाने से कुरूप और नग्न लग रहा था। आंगन में रोपे पौधे भी जान पहचान के लोग ले गए थे, और जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी। पर पत्नी, बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना में यह बिछो एक दुर्बल लहर की तरह उठकर विलीन हो गया। गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश। 35 साल की नौकरी के बाद वह रिटायर होकर घर जा रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। उन अकेले क्षणों में भी उन्होंने इसी समय की परिकल्पना की थी जब वह अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। इसी आशा के सहारे वह अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे। मकान की, संसार की दृष्टि में उनका जीवन बड़ा सफल कहा जा सकता था। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादियां कर दी थी। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः छोटे स्टेशनों पर रहे, और उनके बच्चे और पत्नी शहर में, जिससे पढ़ाई में बाधा ना हो। गजाधर बाबू स्वभाव से ही बहुत स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह के आकांक्षी थे। जब परिवार साथ था, ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते बोलते, पत्नी से कुछ मनोविनोद करते। उन सबके चले जाने से उनके जीवन में गहन सूनापन भर उठा। खाली क्षणों में उनसे घर में टिका ना जाता। कवि प्रकृति ना होने पर भी उन्हें पत्नी की स्नेहपूर्ण बातें याद रहती। दोपहर में गर्मी होने पर भी 2 बजे तक आग जलाए रहती, और स्टेशन से वापस आने पर गर्म गर्म रोटियां सेकती। उनके खा चुकने और मना करने पर भी थोड़ा सा कुछ और थाली में परोस देती, और बड़े प्यार से आग्रह करती। जब वह थके हारे बाहर से आते तो उनकी आहट पा वह रसोई के द्वार पर निकल आती, और उनकी सलज्ज आंखें
मुस्कुरा देती। गजाधर बाबू को तब हर छोटी बात भी याद आती और वह उदास हो उठते। अब कितने वर्षों बाद वह अवसर आया था जब वह उसी स्नेह और आदर के मध्य रहने जा रहे थे। टोपी उतारकर गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी, जूते खोलकर नीचे खिसका दिए। अंदर से रह रहकर कहकहों की आवाज आ रही थी। इतवार का दिन था और बच्चे सब इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। गजाधर बाबू के सूखे चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान आ गई। उसी तरह मुस्कुराते हुए वह बिना खांसे अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि नरेंद्र कमर पर हाथ रखे शायद गत रात्रि की फिल्म में देखे हुए किसी नृत्य की नकल कर रहा था और बसंती हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। अमर की बहू को अपने तन बदन, आंचल या घूंघट का कोई होश नहीं था और वह उन्मुक्त रूप से हंस रही थी। गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र धप से बैठ गया और चाय का प्याला उठाकर मुंह से लगा लिया। बहू को होश आया और उसने झट से माथा ढक लिया। केवल बसंती का शरीर रह रहकर हंसी दबाने के प्रयत्न में हिलता रहा। गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा, फिर कहा, क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही थी? कुछ नहीं बाबूजी, नरेंद्र ने सिटपिटाकर कहा। गजाधर बाबू ने चाहा कि वह भी इस मनोविनोद में भाग लेते, पर उनके आते ही जैसे सबके सब कुंठित होकर चुप हो गए। उससे उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता उपज आई। बैठते हुए बोले, बसंती, चाय मुझे भी देना। तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी चल रही है क्या? बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा और बोला, अभी आती ही होंगी, और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी। बहू चुपचाप पहले ही चली गई थी। अब नरेंद्र भी चाय का आखिरी घूंट पीकर उठ खड़ा हुआ। केवल बसंती पिता के लिहाज में चौके में बैठी माँ की राह देखने लगी। गजाधर बाबू ने एक घूंट चाय पी, फिर कहा, बिट्टी, चाय तो फीकी है, लाइए चीनी और डाल दो। बसंती बोली, रहने दो, तुम्हारी अम्मा जब आएंगी तभी पी लूंगा। थोड़ी देर में उनकी पत्नी अर्घ्य का लोटा लिए हुए निकली और अशुद्ध स्तुति कहते हुए तुलसी में डाल दिया। उन्हें देखते ही बसंती भी उठ गई। पत्नी ने आकर गजाधर बाबू को देखा और कहा, अरे, आप अकेले बैठे हैं, यह सब कहाँ गए? गजाधर बाबू के मन में फांस सी करक उठी। अपने अपने काम में लग गए हैं, आखिर बच्चे ही तो हैं। पत्नी आकर चौके में बैठ गई। उन्होंने नाक भौं चढ़ाकर चारों ओर जूठे बर्तनों को देखा और कहा, सारे में जूठे बर्तन पड़े हैं। इस घर में धर्म कर्म कुछ नहीं, पूजा करके सीधे चौके में घुसो। फिर उन्होंने नौकर को पुकारा। जब उत्तर न मिला तो एक बार और उच्च स्वर में फिर पति की ओर देखकर बोली, बहू ने भेजा होगा बाजार। और एक लंबी सांस लेकर चुप हो गई। गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार करते रहे। उन्हें अचानक ही गणेशी की याद आ गई। रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले वह गर्म गर्म पूड़ियां और जलेबी बनाता था। गजाधर बाबू जब तक उठकर तैयार होते, उनके लिए जलेबियां और चाय लाकर रख देता। चाय भी कितनी बढ़िया, कांच के ग्लास में ऊपर तक भरी लबालब, पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुंचे, गणेशी ने चाय पहुंचाने में कभी देर नहीं की। क्या मजाल है कि कभी उससे कुछ कहना पड़े। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुन उनके विचारों में व्याघात पहुंचा। वह कह रही थी, सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है। इसी गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई, कोई जरा हाथ भी नहीं बटाता। गजाधर बाबू ने पूछा, बहू क्या किया करती है? पड़ी रहती है। बसंती को तो फिर कहो कि कॉलेज जाना होता है। गजाधर बाबू ने जोश में आकर बसंती को आवाज दी। बसंती भाभी के कमरे से निकली तो गजाधर बाबू ने कहा, बसंती, आज से शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम पर है।
सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी बनाएंगी। बसंती मुंह लटकाकर बोली, बाबूजी, पढ़ना भी तो होता है। गजादर बाबू ने बड़े प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो। तुम्हारी माँ बूढ़ी हुई, उनके शरीर में अब वह शक्ति नहीं बची है। तुम हो, तुम्हारी भाभी है, दोनों को मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए। बसंती चुप रह गई। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कहीं जी ही नहीं लगता। लगे कैसे? शीला से ही फुर्सत नहीं मिलती। बड़े बड़े लड़के हैं उस घर में, हर वक्त वहां घुसा रहना मुझे नहीं सुहाता। मना करूं तो सुनती नहीं। नाश्ता कर गजादर बाबू बैठक में चले गए। घर छोटा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि उसमें गजादर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान न बचा था। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजादर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। गजादर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी कभी अनायास ही उस अस्थायित्व का अनुभव करने लगते। उन्हें याद हो आती उन रेलगाड़ियों की जो आती और थोड़ी देर रुककर किसी और लक्ष्य की ओर चली जाती। घर छोटा होने के कारण बैठक में ही अब अपना प्रबंध किया था। उनकी पत्नी के पास अंदर एक छोटा कमरा अवश्य था, पर उसमें एक ओर अचारों के मर्तबान, दाल चावल के कनस्तर और घी के डिब्बों से घिरा हुआ था। दूसरी ओर पुरानी रजाइयां दरियों में लिपटी और रस्सी से बंधी पड़ी थीं। उसके पास एक बड़े से टीन के बक्स में घर भर के गर्म कपड़े थे। बीच में एक अलगनी बंधी हुई थी, जिस पर प्रायः बसंती के कपड़े लापरवाही से पड़े रहते थे। वह भरसक उस कमरे में नहीं जाते थे। घर का दूसरा कमरा अमर और उसकी बहू के पास था। तीसरा कमरा जो सामने की ओर था, बैठक था। गजादर बाबू के आने से पहले उसमें अमर की ससुराल से आया बेत की 3 कुर्सियों का सेट पड़ा हुआ था। कुर्सियों पर नीली गद्दियां और बहू के हाथों के कढ़े कुशन थे। जब कभी उनकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती, वे अपनी चटाई बैठक में डाल पड़ जाती थी। तो वह एक दिन चटाई लेकर आ गई। गजादर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ी। वह घर का रवैया देख रहे थे। बहुत हल्के से उन्होंने कहा कि अब हाथ में पैसा कम रहेगा, खर्च कुछ कम होना चाहिए। सभी खर्च तो वाजिब वाजिब हैं, किसका पेट काटूं? यहाँ जोड़ गांठ करते करते बूढ़ी हो गई, ना मन का पहना ना ओढ़ा। गजादर बाबू ने आहत विस्मित दृष्टि से पत्नी को देखा। उनसे अपनी हैसियत छुपी नहीं थी। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उसका उल्लेख करती, यह स्वाभाविक था, लेकिन उसमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजादर बाबू को बहुत खटका। उनसे यदि राय बात की जाती कि प्रबंध कैसे हो, तो उन्हें चिंता कम संतोष अधिक होता, लेकिन उनसे तो केवल शिकायत की जाती थी, जैसे परिवार की सब परेशानियों के लिए वह ही जिम्मेदार हो। तुम्हें किस बात की कमी है अमर की माँ? घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपए से ही आदमी अमीर नहीं होता। गजादर बाबू ने कहा और कहने के साथ ही अनुभव किया, यह उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी, ऐसी कि उनकी पत्नी नहीं समझ सकती। हाँ, बड़ा सुख है ना बहू से। आज रसोई करने गई है, देखो क्या होता है, कहकर पत्नी ने आंखें मूंदी और सो गई। गजादर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रहे। यही थी क्या उनकी पत्नी, जिसके हाथों के कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था? उन्हें लगा कि वह लावण्यमयी युवती जीवन की राह में कहीं खो गई है और उसकी जगह आज जो स्त्री है, वह उनके मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचिता है। गाढ़ी नींद में डूबी उनकी पत्नी का भारी सा शरीर बहुत बेडौल और कुरूप लग रहा था। चेहरा श्रीहीन और रूखा सा था। गजादर बाबू देर तक निस्संग दृष्टि से पत्नी को देखते रहे और फिर लेटकर
छत की ओर ताकने लगे। अंदर कुछ गिरा और उनकी पत्नी हड़बड़ा कर उठ बैठी। लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद, और वह अंदर भागी। थोड़ी देर में लौट कर आई तो उनका मुंह खुला हुआ था। देखा बहू को, चौका खुला छोड़ आई। बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी। सभी तो खाने को है, अब क्या खिलाऊंगी? वह सांस लेने को रुकी और बोली, एक तरकारी और 4 पराठे बनाने में सारा डिब्बा घी उड़ेल कर रख दिया। जरा सा दर्द नहीं है। कमाने वाला हाड़ तोड़े और यहाँ चीजें लुटे। मुझे तो मालूम था कि यह सब काम किसी के बस का नहीं है। गजादर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेंगी तो उनके कान झनझना उठेंगे। होठ भींच करवट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर पीठ कर ली। रात का भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया कि कौर तक निगला न जा सके। गजादर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, पर नरेंद्र थाली सरकाकर उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती तुनक कर बोली, तो ना खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है? तुमसे खाना बनाने को किसने कहा था? नरेंद्र चिल्लाया। बाबूजी ने। बाबूजी को बैठे बैठे यही सूझता है। बसंती ने उठाकर बसंती को उठाकर मां ने नरेंद्र को मनाया और अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाया। गजादर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई, उसे खाना बनाना तक का शऊर नहीं। अरे, आता सब कुछ है, करना नहीं चाहती, पत्नी ने उत्तर दिया। अगली शाम को रसोई में देख कपड़े बदलकर बसंती बाहर आई तो बैठक से गजादर बाबू ने टोक दिया, कहाँ जा रही हो? पड़ोस में, शीला के घर, बसंती ने जवाब दिया। कोई जरूरत नहीं है, अंदर जाकर पढ़ो, गजादर बाबू ने कड़े स्वर में कहा। कुछ देर अनिश्चित खड़े रहकर बसंती अंदर चली गई। गजादर बाबू शाम को रोज टहलने चले जाते थे। लौट कर आए तो पत्नी ने कहा, क्या कह दिया बसंती से? शाम से मुंह लपेटे पड़ी है, खाना भी नहीं खाया। गजादर बाबू खिन्न हो गए। पत्नी की बात का उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि बसंती की शादी जल्दी ही कर देनी है। उस दिन के बाद बसंती पिता से बची बची रहने लगी। जाना होता तो पिछवाड़े से जाती। गजादर बाबू ने 2-4 बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला, रूठी हुई है। गजादर बाबू को और रोष हुआ। लड़की के इतने मिजाज, जाने को रोक दिया तो पिता से बोलेगी नहीं। फिर उनको पत्नी ने ही सूचना दी कि अमर अलग रहने की सोच रहा है। क्यों? गजादर बाबू ने चकित होकर पूछा। पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया। अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत थी। उनका कहना था कि गजादर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं। कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बैठाने की जगह नहीं। अमर को अब भी वह छोटा सा समझते थे और मौके बेमौके टोक देते थे। बहू को काम करना पड़ता था और सास जब तक फूहड़पन पर ताने देती रहती थी। हमारे आने से पहले भी कभी ऐसी बात हुई थी? गजादर बाबू ने पूछा। पत्नी ने सिर हिलाकर जताया कि नहीं। पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था। बहू को कोई रोक टोक नहीं थी। अमर के दोस्तों का प्रायः यही अड्डा जमा रहता था और अंदर से नाश्ता चाय तैयार होकर आता रहता था। बसंती को भी वही अच्छा लगता। गजादर बाबू ने बहुत धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं। अगले दिन वह सुबह घूम कर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। अंदर आकर पूछने ही वाले थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी। उन्होंने यह कहने को मुंह खोला ही कि बहू कहाँ है, पर कुछ याद कर चुप रह गए। पत्नी की कोठरी में झांका तो अचार, रजाइयों और कनस्तरों के मध्य अपनी चारपाई लगी पाई। गजादर बाबू ने कोट उतारा और कहीं टांगने को दीवार पर नजर दौड़ाई। फिर उसे मोड़कर अलगनी के कुछ कपड़े खिसकाकर एक किनारे टांग दिया। कुछ खाए बिना ही अपनी चारपाई पर लेट गए।
कुछ भी हो, तन आखिरकार बूढ़ा ही था। सुबह शाम कुछ दूर टहलने अवश्य चले जाते, पर आते आते थक उठते थे। गजाधर बाबू का अपना बड़ा सा खुला क्वार्टर याद आ गया। निश्चिंत जीवन, सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल पहल, चिर परिचित चेहरे और पटरी पर रेल के पहियों की खटखट जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह था। तूफान और डाकगाड़ी के इंजनों की चिंगाड़ उनकी अकेली रातों की साथी थी। सेठ रामजी मल के मिल के कुछ लोग कभी कभी पास आकर के बैठते, वही उनका दायरा था, वही उनके साथी। वह जीवन अब उन्हें एक खोई निधि सा प्रतीत हुआ। उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उनमें से उन्हें एक बूंद भी ना मिली। लेटे हुए वह घर के अंदर से आते विविध स्वरों को सुनते रहे। बहू और सास की छोटी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज, रसोई के बर्तनों की खटपट और उसी में से गौरैयों का वार्तालाप। और अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब वह घर की किसी बात में दखल ना करेंगे। यदि गृहस्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह यही है, तो यहीं पड़े रहेंगे। अगर कहीं और डाल दी गई तो वहां चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं, तो अपने ही घर में परदेसी की तरह पड़े रहेंगे। और उस दिन के बाद सचमुच गजाधर बाबू कुछ नहीं बोले। नरेंद्र मांगने आया तो बिना कारण पूछे उसे रुपए दे दिए। बसंती काफी अंधेरा होने के बाद भी पड़ोस में रही, तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर उन्हें सबसे बड़ा गम यह था कि उनकी पत्नी ने भी उनमें कुछ परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया। वह मन ही मन कितना भार ढो रहे हैं, इससे वह अनजान ही बनी रही। बल्कि उन्हें पति के घर के मामले में हस्तक्षेप न करने के कारण शांति ही थी। कभी कभी कह भी उठती, ठीक ही है, आप बीच में ना पड़ा कीजिए। बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा जो कर्तव्य था कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादी कर रहे हैं। गजाधर बाबू ने आहत दृष्टि से पत्नी को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी व बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र हैं। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसके सामने वह 2 वक्त भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती है। वह घी और चीनी के डिब्बों में इतनी रमी हुई है कि अब वही उसकी संपूर्ण दुनिया बन गया है। गजाधर बाबू उसके जीवन के केंद्र नहीं हो सकते। उन्हें तो अब उनकी शादी के लिए भी उत्साह बुझ गया। किसी बात में हस्तक्षेप न करने के निश्चय के बाद भी उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग न बन सका। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई। इतने सब निश्चयों के बावजूद गजाधर बाबू एक दिन बीच में दखल दे बैठे। पत्नी स्वभावानुसार नौकर को की शिकायत कर रही थी। कितना कामचोर है, बाजार की हर चीज में पैसा बनाता है, खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गजाधर बाबू को बराबर यह महसूस होता रहता कि उनके घर का रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा है। पत्नी की बात सुनकर लगा कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है। छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द हैं, कोई ना कोई कर ही देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। अमन दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर छुड़ा दिया है। क्यों? कहते हैं खर्च बहुत है। यह वार्तालाप बहुत सीधा सा था, पर जिस टोन में बहू बोली, गजाधर बाबू को खटक गया। उस दिन जी भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने नहीं गए थे। आलस्य में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई। इस बात से बेखबर नरेंद्र माँ से कहने लगा, अम्मा जी, तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं? बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकर ही छुड़ा दिया। अगर बाबूजी यह समझे कि मैं साइकिल पर गेहूं रख
आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझसे यह नहीं होगा। हाँ अम्मा, बसंती का स्वर था। मैं कॉलेज भी जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊं, यह मेरे बस की बात नहीं है। बूढ़े आदमी है, अमर भुनभुनाया। चुपचाप पड़े रहे, हर चीज में दखल क्यों देते हैं? पत्नी ने बड़े व्यंग से कहा। और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया। वह गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बनाकर रख दिया। बहू कुछ कहे इसके पहले वह चौके में घुस गई। कुछ देर में अपनी कोठरी में आई और बिजली जलाई तो गजादर बाबू को लेटे देख बड़ी सिटपिटाई। गजादर बाबू की मुख मुद्रा से वह उनके भावों का अनुमान न लगा सकी। वह चुप, आंखें बंद किए लेटे रहे। गजादर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारा। वह भीगे हाथ लिए निकली और आंचल से पोंछती हुई पास आ गई। गजादर बाबू ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए वही अच्छा है। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैंने ही मना कर दिया था। फिर कुछ रुककर जैसे बुझी हुई आग में एक चिंगारी चमक उठे, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूंगा। खैर, परसों जाना है, तुम भी चलोगी? मैं? पत्नी ने सटपटा कर कहा, मैं चलूंगी तो यहाँ का क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सयानी लड़की। बात बीच में काट गजादर बाबू ने थके हताश स्वर में कहा, ठीक है, तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था। और गहरे मौन में डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लिया। गजादर बाबू का टिन का बक्स और पतला बिस्तर उस पर रख दिया गया। नाश्ते के लिए लड्डू और मट्ठी की डलिया हाथ में लिए गजादर बाबू रिक्शे पर बैठ गए। एक दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली और फिर दूसरी ओर देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिएगा ना? बसंती ने उछल कर कहा, भैया हमें भी। गजादर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई। बची हुई मठरियों को कटोरदान में रखकर अपने कमरे में लाई और कनस्तरों के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं बची है। तो कहानी कहानी यहाँ पे खत्म होती है। एक ऐसे आदमी की कहानी जिसने पूरा जीवन लगा करके अपने बच्चों के लिए और परिवार के लिए मकान बनाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उच्च शिक्षा दी और पूरा जीवन जितना भी कमाया उसमें से शायद 95% अपने बच्चों के नाम उनको दिया और थोड़े से मैं अपने जीवन का गुजारा किया। जब वापस आते हैं, जिस खुशी के साथ आते हैं, इस उम्मीद के साथ आते हैं कि जब मैं वापस आऊंगा तो मेरे घर में मेरा वैसा ही स्वागत होगा जैसा कि पहले हुआ करता था जब मैं कभी परिवार के साथ रहता था बीच बीच में। लेकिन आके देखते हैं तो सिचुएशन एकदम बदली हुई है। इतने साल से अलग रहने से बच्चों को उनके बिना रहने की एक आदत पड़ गई है और अब उनको अपने माता पिता का साथ भी भारी लगने लगता है, मुश्किल लगने लगता है। और ये कोई कहानी नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रैक्टिकल बात है। हमने से बहुत से लोगों ने अनुभव किया है कि बहुत साल तक जब हम किसी व्यक्ति के बिना जीना सीख लेते हैं, उनके आने के बाद हमें उनकी जो उपस्थिति होती है वो मुश्किल लगने लगती है और हमें लगता है कि हमें एक सिस्टम बन गया है इनके बिना रहने का, एक तरह से एक आदत सी बन गई है इस व्यक्ति के बिना रहने की। तो कहीं ना कहीं उसी व्यक्ति की उपस्थिति हमें बोझ लगने लगती है जिसने इस पूरे घर को बनाया और बसाया होता है। तो बहुत ही प्रैक्टिकल कहानी है, उषा प्रियंवदा जी की लिखी हुई थी। किसी को कुछ कहना हो तो जरूर कहें, नहीं तो हम दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि 15 मिनट का टाइम है हमारे पास। ओके, तो ये है दूसरी कहानी, फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी। आज मैं वो कहानी जो हमारी होती है
विक्रमादित्य जी वाली सिंहासन बत्तीसी, आज उसको हम स्किप करते हैं क्योंकि विक्रमादित्य जी की एक कहानी हमने सुन ली पौराणिक कहानी में, तो हम सिंहासन बत्तीसी की सीरीज को आगे नेक्स्ट टाइम करेंगे, आज ये कहानी थोड़ी लंबी हो गई। तो बड़ी प्यारी सी एक कहानी है, कहानी का नाम है जड़ाऊ मुखड़ा। राइटर है फणीश्वर नाथ रेणु जी। फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानियां हमने स्कूल में पढ़ी हैं, इनकी लिखी पंचलाइट हमने पढ़ी, बहुत फेमस है। इनकी लिखी कहानी मारे गए गुलफाम, जिसपे एक मूवी भी बनी है तीसरी कसम, वो भी बड़ी फेमस है। तो बहुत पुरानी ये राजकुमार राज कपूर जी के जमाने की कहानी है ये। चलिए, तो इसी कहानी को सुनते हैं। कहानी का नाम है जड़ाऊ मुखड़ा। तो बटुक बाबू ने मन ही मन तय कर लिया, ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा, और इसी जाड़े में। बटुक बाबू पिछले एक सप्ताह से मानसिक अशांति भोग रहे थे, चुपचाप। जब जब उनकी इकलौती बेटी बुला सामने आती, बटुक बाबू का चेहरा उतर जाता। बुला की ओर आंखें उठाकर देख नहीं सकते। उनकी ऐसी गंभीर और उदास मुद्रा को देखकर बुला डर से कुछ नहीं बोलती। बाप के जी के बारे में माँ से भी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं होती। पत्नी ने कई बार पूछा तो कोई खुलासा जवाब नहीं दे सके थे बटुक बाबू। कल रात बुला अपनी माँ के साथ मच्छरदानी के अंदर सो रही थी। बटुक बाबू धीरे से उठे, हाथ में छोटा टॉर्च लिया, फिर कुछ सोचकर रख दिया। टेबल लैंप का स्विच दबाया, दबे पांव पलंग के पास गए और सोई हुई बुला के चेहरे को गौर से देखने लगे। कुछ देखकर सिहर पड़े। पत्नी शायद सब कुछ देख रही थी। धीमी आवाज में बोली, क्या हुआ? बटुक बाबू हड़बड़ा कर उठे, इशारे से कुछ कहा और टेबल लैंप ऑफ करके बैठक में गए। इशारा समझकर पत्नी उनके पीछे पीछे गई। बटुक बाबू ने हाथ के इशारे से ही पत्नी को अपने पास बैठने को कहा। पत्नी धीरे से सोने के कमरे का दरवाजा बंद कर आई। बटुक बाबू ने फुसफुसा कर कहा, बुला के चेहरे पर, मस्से पर एक रोया उगाया है, तुमने देखा है? पत्नी ने लंबी सांस ली, जी हल्का हुआ, बोली, हाँ देखा है। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? बटुक बाबू को अचरज हुआ। माँ होकर भी इन बातों की ओर ध्यान नहीं देती। बोले, मैं आज ही नकुल को चिट्ठी लिख देता हूँ, इसी छुट्टी में पटना चलकर ऑपरेशन करा। ऑपरेशन का नाम सुनकर पत्नी सिहर उठी। ऑपरेशन करके कहीं चेहरा और खराब? प्लास्टिक सर्जरी के जमाने में तुम ऐसी बातें करती हो? पिछले 16 साल से जब जब बटुक बाबू ने ऑपरेशन करवाने का प्रस्ताव दिया, पत्नी ने समर्थन नहीं किया, और राई भर का मस्सा बढ़ते बढ़ते अब गोल मिर्च के बराबर हो गया है। उसमें एक केश भी उगाया है। अब भी कहती हो कि ऑपरेशन नहीं? बटुक बाबू ने नाक सिकोड़ कर कहा, कितना भद्दा लगता है यह रोया, तितली के सूंड की तरह। परम सुंदर चेहरे पर यह गोल मिर्च जैसा मस्सा, और उसमें छी छी। पत्नी को ऑपरेशन के बदले अपने बड़े भैया की याद आई। तुम लोग इत्मीनान से बैठे हो, क्यों? लड़की बड़ी हो रही है। भोलेनाथ अर्थात बटुक से कहो सुपात्र पर नजर रखे। पत्नी ने पूछा, भगवानपुर से फिर कोई चिट्ठी नहीं आई? बटुक बाबू नाराज हो गए। भगवानपुर से क्या चिट्ठी आएगी? दुनिया में सुंदर लड़कियों की कमी है क्या, जो तुम्हारी ऐसी लड़की को वे पसंद करेंगे जिसके गाल पर गोल मिर्च जैसा? पत्नी हंस पड़ी। बटुक बाबू चिढ़ गए, तुम हंसती हो तो इतनी रात में रोकर क्या होगा? पत्नी समझ गई बात हंसी में टलने वाली नहीं, अतः वह भी गंभीर हो गई। दोनों बहुत देर तक सोच विचार करते रहे। बात तय हो गई, इसी छुट्टी में यानी 15 दिन के अंदर ही चलकर ऑपरेशन करवा लिया जाएगा। दूसरे दिन से बटुक बाबू से ज्यादा परेशान उनकी पत्नी दिखने लगी। वह जब जब बुला के चेहरे को गौर से देखती, बुला अवाक रह जाती। उसके गाल पर जड़े हुए काले मस्से का रोया हर थर कांपने उठता। बुला की माँ को लगता तितली का सूंड बढ़ता आ रहा है। पटना से बटुक बाबू के छोटे भाई प्रोफेसर नकुल बाबू की चिट्ठी आई और पति पत्नी ने पटना चलने का। पास पड़ोस के लोग जान गए।
लेकिन ऑपरेशन करवाने की बात उन्होंने किसी से नहीं बताई। क्या जरूरत? 17 साल पहले बुला का जन्म हुआ, उसके बाद फिर कोई संतान नहीं हुई। बटुक बाबू के छोटे भाई प्रोफेसर नकुल ने कई बार अपने भाई और भाभी को समझा कर कहा, मामूली ऑपरेशन डीएनसी करवा लेने से ही, लेकिन वो तैयार नहीं हुए, हंसकर उड़ा दिया। क्या जरूरत है, बुला ही हमारी बेटी, बुला ही बेटा। दूसरे बच्चे के लिए तैयार नहीं हुए। बुला पिछले साल स्थानीय कॉलेज में दाखिल हुई, विज्ञान पढ़ती है। बटुक बाबू को जीवन में अब तक कभी सिर दर्द भी नहीं हुआ, किसी तरह का कोई मौसमी बुखार भी नहीं हुआ, इसीलिए बुला का स्वास्थ्य भी अच्छा है। मुफस्सिल से कस्बे में जन्मी और पली बुला अपने कॉलेज की कबड्डी टीम की कैप्टन है। बटुक बाबू इतिहास के शिक्षक हैं, किंतु स्वभाव से पूरे दर्शन शास्त्र विभाग के व्यक्ति हैं। कभी कभी पत्नी से मनमुटाव भी हो जाता है। 5 साल पहले इसी तरह बुला को लेकर उन्होंने एक समस्या खड़ी कर ली थी अपने दिमाग में। अपनी स्त्री से बार बार कहते, माँ होकर भी तुम इन बातों की ओर ध्यान नहीं देती। वह डर के मारे सूख कर कांटा हो गई है, समझती है कोई रोग हो गया है, उसको सिखाना पड़ेगा। बटुक बाबू को साहित्य और संगीत में तनिक भी रुचि नहीं। उपन्यास और कहानियों से उतना ही चिढ़ते हैं जितना सिनेमा और थिएटर से। इसीलिए चाहते हैं कि उनकी पुत्री और उनकी पत्नी भी सिनेमा और थिएटर से बच के रहे। किंतु पत्नी महीने में 2-3 बार सिनेमा देख आती है और बुला भी साहित्यिक उपन्यास पढ़े बिना रह नहीं सकती। अंत में उन्हें मालूम हुआ कि बटुक बाबू उपन्यास कहानी के विरुद्ध नहीं, प्रेम विवाह यानी लव मैरिज के खिलाफ हैं। बुला कभी पटना नहीं गई, लेकिन काकी और चचेरे भाई बहनों के मुंह से बहुत बार पटना के मोहल्ले और सड़कों के बारे में सुन चुकी है। बांकीपुर स्टेशन पर पहुंचकर उसे लगा यहाँ वह पहले भी आ चुकी है। पटना आकर बुला को मालूम हुआ कि सैर सपाटे के लिए नहीं, उसके मस्से के ऑपरेशन के लिए पटना आना हुआ है। ऐसा उसकी चचेरी बहन मीरा ने बताया। प्रोफेसर नकुल ने प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर चोपड़ा से बातें कर ली हैं, इसलिए दूसरे ही दिन से सिलसिला शुरू हुआ। डॉक्टर चोपड़ा आए, मस्से को देखा, उंगली से छूकर देखा, अपने सहायक युवक डॉक्टर को कुछ नोट करवाया और चले गए। बटुक बाबर और उनकी पत्नी ने डॉक्टर चोपड़ा के सहायक युवक से एक ही साथ पूछा, आप कंपाउंडर हैं? जवाब दिया हंसकर नकुल बाबू की बड़ी बेटी मीरा ने, कंपाउंडर नहीं, डॉक्टर उमेश हैं, स्टेट से आए हैं। किस स्टेट से? बटुक बाबू ने पूछा, फिर तुरंत समझकर बोले, ओ स्टेट्स माने अमेरिका से। डॉक्टर उमेश बोले, खून की जांच करनी पड़ेगी। खून की जांच? बटुक बाबू अचरज में पड़े। छोटे से मस्से के ऑपरेशन के लिए भी खून की जांच करनी पड़ेगी? पत्नी बोली, मस्सा कोई रोग तो नहीं? डॉक्टर ने बताया, एक ही किस्म की परीक्षा नहीं, आज WR के लिए खून देना होगा, कल आकर SR और टोटल डिफरेंशियल के लिए। बटुक बाबू ने कहा, यह WR क्या है? वॉशरमैन रिएक्शंस। पत्नी बोली, इसमें धोबी की क्या बात? डॉक्टर ने समझाया, खून में गर्मी, सिफिलिस वगैरह के बीजाणु हैं या नहीं, ये देखने के लिए। डॉक्टर उमेश अपनी बात पूरी नहीं कर सके। बटुक बाबू ने घोर प्रतिवाद के स्वर में कहा, आप कैसी बातें करते हैं, सिफिलिस, गर्मी? डॉक्टर उमेश ने बताया कि बेकार बहस करने को उनके पास समय नहीं, बिना इस जांच के कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता। किंतु बात सुलझने के बदले उलझती गई। बटुक बाबू को लगा डॉक्टर उमेश ने उनके पूर्व पुरखों को नहीं, उनकी पत्नी के दादे परदादे तक को भद्दी गालियां दे दी हैं। जरा भी शील स्वभाव नहीं, मुंह में जो आया बोलता गया। डॉक्टर उमेश ने बताया कि देर करने से पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, फिर आज खून नहीं लिया जा सकेगा। बटुक बाबू अपनी स्त्री और पुत्री के साथ डॉक्टर उमेश की गाड़ी में जा बैठे। रास्ते भर मन ही मन कटते रहे और जब मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में पहुंचे तो उनको लगा उनकी देह में दुनिया भर के बुरे छुतैले रोगों के कीटाणु बुलबुला रहे हैं।
बेंचों पर बैठे हुए बरामदे के आसपास खड़े लोगों से अपनी देह बचाकर वे एक किनारे नाक पर रुमाल डालकर खड़े रहे। पत्नी को मिचली आने लगी, किंतु डॉक्टर ने जब बुला का नाम लेकर पुकारा तो वह निडर होकर आगे बढ़ गई। बटुक बाबू और उनकी पत्नी को डॉक्टर ने अंदर नहीं जाने दिया। ओनली पेशेंट। डॉक्टर उमेश ने पूछा, डर तो नहीं लगता? बुला बोली, जी नहीं। सुई डॉक्टर उमेश ने नहीं, दूसरे डॉक्टर ने लगाई। बहुत देर तक उन्हें नस ही नहीं मिली। थोड़ा रक्तपात हुआ। डॉक्टर उमेश पास खड़े थे और बुला को भरोसा दे रहे थे। बुला डॉक्टर उमेश के साथ बाहर निकली। उन्होंने देखा सीढ़ियों के नीचे बटुक बाबू सिर थाम कर बैठे हैं और पत्नी अखबार से उनके सिर पर हवा कर रही है। बटुक बाबू ने खिड़की से झांक कर देखा था, बुला के लहूलुहान बाह से टप टप कर चूता हुआ खून। बस चक्कर आ गया। डॉक्टर उमेश ने बताया कि एसआर के लिए अब यहाँ आने की जरूरत नहीं होगी, घर पर ही खून ले लिया जाएगा। रास्ते में बटुक बाबू के मुंह से एक बार फिर निकला, एक छोटे से मस्से को काटने के लिए इतना हंगामा। डॉक्टर ने कहा, फर्ज कीजिए मस्सा काटने के बाद खून बंद नहीं हुआ, तब? ऐसा भी होता है? बटुक बाबू की आंखें गोल हो गईं। हाँ, इसीलिए इतनी परीक्षा और जांच। बुला की मां ने पूछा, तब तो मामूली नहीं, खतरनाक ऑपरेशन है यह। है तो मामूली ही, लेकिन खतरा तो है। फर्ज कीजिए घाव बिगड़ जाए तो ग्राफ्टिंग करना होगा। ग्राफ्टिंग क्या? जिंदा चमड़ी की चिप्पी। जिंदा चमड़ी? हाँ, हिप से की चमड़ी निकालकर उसको तराश कर। किसके? किसके हिप से? रोगी के। इस बार ऐसा लगा कि पति पत्नी दोनों एक ही साथ बेहोश हो जाएंगे, लेकिन बुला चुपचाप बैठी मुस्कुराती रही। डेरे पर पहुंचकर बटुक बाबू ने नकुल बाबू से सारा किस्सा सुनाया। नकुल बाबू हंसे, बोले, भैया आप लोग नाहक परेशान होते हैं। कल से जहां कहीं भी जाना होगा बुला के साथ मीरा जाएगी। डॉक्टर उमेश सुबह आकर बुला का खून ले गए और बुला को 10 बजे डॉक्टर चोपड़ा के क्लिनिक में बुलाया। बुला के साथ मीरा गई। बटुक बाबू ने अपनी स्त्री से कहा, लगता है मामूली ऑपरेशन नहीं, लेकिन कोई चारा भी नहीं। पत्नी को अब भी मिचली आ रही है। इशारे से बोली, अब भगवान जो करे। बुला और मीरा 2 घंटे के बाद लौटी। पति पत्नी धड़धड़ा कर उठे, मानो खोई हुई लड़की मिल गई। डॉक्टर उमेश सांझ को बुरी खबर ले आए। WR के लिए फिर खून देना होगा, संदेहजनक है। सुबह बुला मीरा फिर गई और 4 घंटे बाद लौटी। मीरा बोली, हम लोग अस्पताल के मैदान में लगी प्रदर्शनी देखाए, डॉक्टर उमेश का 5 रुपए खर्चा करवा दिया, क्वालिटी की आइसक्रीम खाई। बटुक बाबू ने पूछा, अब तो खून नहीं देना होगा? 3-4 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। बुला और मीरा रिक्शे में बैठकर क्लिनिक जाती। बटुक बाबू अपनी पत्नी के साथ लक्ष्मी नारायण मंदिर, कालीबाड़ी और पटन देवी के मंदिर की ओर जाते। 7वें दिन नकुल बाबू ने संवाद किया। डॉक्टर उमेश कह रहे थे कि ऑपरेशन नहीं हो सकेगा। क्यों? पति पत्नी ने एक ही साथ पूछा। नकुल बाबू मुस्कुरा कर बोले, पता नहीं क्यों। क्यों मीरा, क्या बात है? बुला कहाँ है? मीरा हंसती हुई आई और बुला तनिक लजाती हुई आई। नकुल बाबू ने पूछा, क्या बात हुई मीरा? डॉक्टर उमेश क्या कह रहे थे? दीदी से पूछ रहे थे कि मस्से को क्यों कटवाना चाहती है। बटुक बाबू बोले, यह डॉक्टर उमेश थोड़ा पागल है। नकुल बाबू ने कहा, भैया डॉक्टर उमेश पर पटना मेडिकल कॉलेज को गर्व है, गौरव है डॉक्टर उमेश। मीरा कहती गई, दीदी बोली कि माँ और बाबूजी चाहते हैं। तब डॉक्टर साहब ने कहा, वे क्यों कटवाना चाहते हैं? मस्सा तो आपके चेहरे पर है, आप नहीं चाहे तो। दीदी कुछ नहीं बोली। तब डॉक्टर साहब ने पूछा, आपको बुरा लगता है यह मस्सा? दीदी कुछ भी नहीं बोली। तो डॉक्टर साहब बोले, इसको काटने के बाद आपका चेहरा बदसूरत भी हो सकता है किसी की नजर में। फिर बोले कि जैसे यह आपके गले में जो जड़ाऊ हार है, इसका पत्थर निकाल दिया जाए तो कैसा लगेगा? बटुक बाबू का चेहरा लाल हो गया। नकुल, यह डॉक्टर तुम्हारे पटना मेडिकल कॉलेज का गौरव हो या जो कुछ
या जो कुछ भी हो, मगर यह आदमी अच्छा नहीं। इसकी और ऐसी ऐसी बातें पूछने की क्या जरूरत है। नकुल बाबू की स्त्री ने बटुक बाबू की पत्नी को हंसकर अंदर बुलाया। दीदी जरा अंदर आइए, मीरा बोली। डॉक्टर उमेश की माँ आई है। बटुक बाबू की समझ में कोई बात नहीं आई। अंदर ना जाने क्या हुआ कि मीरा की बंगालिन सहेलियों ने मिलकर शंख फूंकना शुरू कर दिया। एक साथ कई शंख बज उठे। नकुल बाबू का 8 वर्षीय पुत्र गोपाल दौड़ता हुआ आया। बुला दीदी को डॉक्टर उमेश की माँ ने गोद में बैठाकर प्यार किया। एक साथ कई शंख बज उठे थे। नकुल बाबू हंस हंस कर अपने बड़े भाई बटुक बाबू को समझा रहे थे, और बटुक एकदम नहीं समझ पा रहे थे कि डॉक्टर उमेश के नहीं चाहने पर ऑपरेशन क्यों नहीं होगा। तो ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। कहानी ये बताती है, I'm sorry, थोड़ा उमेश को अच्छा लगा बुला के चेहरे पे वो मस्सा, और उन्होंने बुला की पूरी पर्सनालिटी को पसंद किया था, उसको प्यार किया था, और इसकी वजह से ही बुला को उस मस्से के साथ उन्होंने स्वीकार किया। और जो कोलकाता मेडिकल कॉलेज के बहुत बड़े, पटना मेडिकल कॉलेज के बहुत बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर उमेश, स्टेट से आए हुए, उन्होंने बुला के साथ शादी करने का निश्चय किया। तो कभी कभी जो चीज हमें खटकती है वो हम में से किसी को भी पसंद आ सकती है, कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म हुआ, थोड़ा सा लेट हो गया आज। अगर कोई कुछ कहना चाहे तो जरूर कहे, आपको मैं इसको ओपन करती हूँ। हाँ, ये खुला ही हुआ है शायद ऑलरेडी। हाँ, आज मैंने बत्ती, जी जी, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस भी रहा होगा शायद। बहुत ही सुंदर है। जी जी सर, शुक्रिया शुक्रिया, बढ़िया। ठीक है, आज फिर विदा लेते हैं। आज मेरी वजह से थोड़ा 1-2 मिनट लेट हो गया। कहानियों का बिल्कुल अनुपात समझ में नहीं आता कि बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड इसको टाइम फ्रेम में कैसे रखा जाए, इसलिए अक्सर डिले हो जाता है। इसी के साथ विदा लेते हैं हम लोग। थैंक यू 4 तारीख को आपसे फिर मुलाकात। ठीक है, नमस्कार सबको, नमस्कार। थैंक यू स्वाति। थैंक यू महेंद्र, हाउ आर यू? आई एम ऑसम। I know you're awesome. Traveling to somewhere? Yeah, I'm going back to Hyderabad. Okay, lovely, lovely. Chalo, good. Good. Great you take time to come here for some time. That's nice. Yeah, thank